A very good morning to all of you, and I'm Arvind Mishra, Deputy Director from DTRTI Lucknow, welcoming you on behalf of the DTRTI Lucknow to this webinar. Friends, in this webinar today, we will start with section 54F as we are doing income under the head capital gains. We'll start with section 54F, and as you have seen, the sections starting with section 53 are intended to give certain exemptions from capital gain taxation to certain investments, and we have been doing that in the previous lectures also, and we have come to section 54F and we are starting section 54F today right now. तो सेक्शन 54F की हेडिंग है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स नॉट टू बी चार्ज्ड, यानी कैपिटल गेन इज नॉट टू बी चार्ज्ड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस, जब कोई इन्वेस्टमेंट होता है रेजिडेंशियल हाउस में। तो सेक्शन 54 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, इसी सेक्शन के सबसेक्शन 4 के प्रावधानों के अधीन, जहां पर वेयर इन द केस ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, जहां पर एसएससी इंडिविजुअल है या फिर एक एचयूएफ है, द कैपिटल गेन अराइजेज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उनको जो कैपिटल गेन अराइज कर रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अराइज कर रहा है, नॉट बीइंग ए रेजिडेंशियल हाउस, जो कि रेजिडेंशियल हाउस नहीं है। हेयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द ओरिजिनल, जिसको हम इस सेक्शन में ओरिजिनल एसेट कहेंगे इसके बाद, यानी एक ऐसा कैपिटल एसेट जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, जो कि रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, उसका अगर ट्रांसफर होता है और उससे कैपिटल गेन अराइज करता है, and the assessee has within a period of 1 year before or 2 years after the date on which the transfer took place, assessee ने डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले 1 साल पहले या 2 साल के बाद के पीरियड के विदिन, या कोई के विदिन, या 3 साल के पीरियड के विदिन डेट, उस डेट से, यानी जिस डेट में ट्रांसफर हो रहा है उसने या तो कंस्ट्रक्ट किया है घर, वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, जिसको हम न्यू एसेट कहेंगे, या तो उसने 1 साल के पहले और 2 साल के बाद परचेज किया है, जैसे यहां लिखा है परचेज्ड, और या फिर 3 साल के अंदर डेट ऑफ ट्रांसफर से उसने कोई रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया है। कैपिटल गेन इस प्रकार से लिया जाएगा। और यहां पे कहा जा रहा है कि यदि ए है कि अगर न्यू एसेट की जो कॉस्ट है वो ओरिजिनल एसेट से जो नेट कंसिडरेशन प्राप्त हो रहा है, नेट कंसिडरेशन का मतलब है जो भी राशि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्राप्त होती है उसमें से आपको वो खर्चे माइनस करने हैं जो उस ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्ट खर्चे हैं, उसके बाद आपको नेट कंसिडरेशन मिलता है। तो यदि ओरिजिनल एसेट के से जो नेट कंसिडरेशन प्राप्त हो रहा है उसके मुकाबले में जो न्यू एसेट खरीदा जा रहा है या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसकी कॉस्ट कम नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो नेट कंसिडरेशन है वो लगा दिया गया है न्यू एसेट में, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन, द होल ऑफ सच कैपिटल गेन शैल नॉट बी चार्ज अंडर सेक्शन 45। ऑब्वियस बात है, जब पूरा नेट कंसिडरेशन न्यू एसेट में लगा दिया तो चूंकि पूरा का पूरा नेट कंसिडरेशन न्यू एसेट में लगा दिया तो फिर कोई कैपिटल गेन उस एसेट के ट्रांसफर पे नहीं लगेगा, ओरिजिनल एसेट था।
और बी में कहा जा रहा है कि यदि ये कॉस्ट जो है नेट कंसिडरेशन से कम है नए एसेट की, यानी कि पूरा का पूरा नहीं लगाया गया, कुछ बच भी गया है नेट कंसिडरेशन का पार्ट जो कि नए एसेट में नहीं अभी निवेशित हुआ, उस केस में सो मच ऑफ द कैपिटल गेन as bears to the whole of the capital gain the same proportion as the cost of the new asset bears to the net consideration. तो उसमें क्या करना होगा कि so much of the capital gain हमको निकालना है, तो उसको हम ले लेंगे x as bears to the whole of the capital gain, और पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन आया अपॉन में करके उसको लिख देंगे, यानी x अपॉन कैपिटल गेन, उसका वही प्रोपोर्शन होना चाहिए जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का नेट कंसिडरेशन से है। यानी न्यू एसेट का जो कॉस्ट है, न्यू एसेट कॉस्ट अपॉन नेट कंसिडरेशन। तो ये जो प्रोपोर्शन है कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट अपॉन द नेट कंसिडरेशन, जो प्रोपोर्शन आ रहा है उस प्रोपोर्शन में हमको कुल कैपिटल गेन जो अराइज कर रहा है उसको उस प्रोपोर्शन में बांट देना है बाय मल्टीप्लाइंग बाय दिस रेशो। क्योंकि x अपॉन कैपिटल गेन तो होगा, वो कैपिटल गेन दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट कंसिडरेशन इनटू द टोटल कैपिटल गेन। ये जो राशि आएगी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन द नेट कंसिडरेशन, दैट विल नॉट बी चार्ज अंडर सेक्शन 45, और बाकी राशि चार्ज कर ली जाएगी। तो यदि आप इसको और अगर आप चाहें कि मैं यहाँ पे कुछ एनोटेट करूँ, लेट मी ट्राई कि वेदर आई कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। जो कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक पेन लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं पेंसिल टूल को इस्तेमाल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो x ले लिया हमने, उसके बाद हमने लाइन खींचा ऐसे करके, और इसके नीचे हम लगाएंगे जो कैपिटल गेन आ रहा है, यानी CG मीन्स कैपिटल गेन, एंड दिस रेशो शुड बी इक्वल टू द न्यू एसेट की कॉस्ट जो है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कॉस्ट ऑफ और न्यू एसेट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, यानी जो आपने न्यू एसेट खरीदा, यानी जो रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है या जो भी है, और उसके अपॉन में कर देंगे यहाँ पे हम नेट कंसिडरेशन, और ये हो गया नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन क्या है? जो राशि मिली है उसको बेचने से, और उसमें से माइनस करेंगे हम जो भी मतलब उसका जो खर्चा आता है नेट उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस तरह से ये जो रेशो बन रहा है इसके हिसाब से ये वर्कआउट किया जाएगा। तो x की वैल्यू निकल आएगी, वो जो x की वैल्यू आएगी उतना कैपिटल गेन नहीं चार्ज करना है, बाकी कैपिटल गेन जो है वो चार्ज करना है टैक्सेशन के लिए। नाउ प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई, और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन ये कहता है कि इस सबसेक्शन में कोई ऐसी चीज़, इस सबसेक्शन पे कौन सी चीज़ अप्लाई नहीं करेगी। उसके लिए ए है द असेसी owns more than one residential house other than new asset on the date of the transfer of the original asset, or purchases
any residential house other than the new asset within a period of 1 year after the date of the transfer of the original asset. यानी ये जो हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं कैपिटल गेन से, ये उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता है जिसके पास पहले से ही न्यू एसेट के अलावा भी कोई रेजिडेंशियल हाउस ओन करता है, वो उस तारीख को जिस तारीख को ओरिजिनल एसेट वो ट्रांसफर कर रहा है। अगर और कोई रेजिडेंशियल हाउस वो ओन नहीं करता तो उस केस में उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। या फिर उसने कोई रेजिडेंशियल हाउस खरीदा न्यू एसेट के अलावा 1 साल के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट। अगर वो खरीद लेता है कोई रेजिडेंशियल हाउस 1 साल के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट से, या वो कंस्ट्रक्ट कर लेता है कोई रेजिडेंशियल हाउस न्यू एसेट के अलावा 3 साल में डेट ऑफ ट्रांसफर से, तो इन तीनों कंडीशन में जो प्रोविजंस हैं इस सबसेक्शन के वो अप्लाई नहीं करेंगे। विच मीन्स दैट जो डिडक्शन की बात देने की जा रही है वो डिडक्शन उसको उपलब्ध नहीं होगा अगर वो एक से ज़्यादा घर का मालिक है डेट ऑफ ट्रांसफ़र पे, या उसके 1 साल में ख़रीद लेता है कोई और घर, रिहायशी घर, या फिर 3 साल में वो कंस्ट्रक्ट करा लेता है कोई घर, तो भी उसको ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। और बी में कहा गया है कि द इनकम फ्रॉम सच रेजिडेंशियल हाउस अदर दैन द वन रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड ऑन द डेट of transfer of the original asset is chargeable under the head income from house property। जो रेजिडेंशियल हाउस वो खरीद रहा है वो रेजिडेंशियल हाउस ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में चार्जेबल हो। चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्ड जहाँ यूज किया रहा है, इसका मतलब कि उसका प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो टैक्स दिया जा सके। सो दैट मीन्स दैट और ये उस रेजिडेंशियल हाउस के बारे में बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल एसेट था उसके अलावा बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स that income from such residential house other than the one residential house owned on the date of the transfer, जो दूसरा रेजिडेंशियल हाउस उसके पास है उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर ऐसे होता है तो वो एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलेगा। अगर उसकी इनकम उस रेजिडेंशियल हाउस की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन या किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल है तब ये डिडक्शन उसको मिल जाएगा, ये एग्जेम्पशन उसको मिल जाएगा। Now for the purposes of this section, net consideration को define किया गया कि net consideration in relation to the transfer of a capital asset means the full value of the consideration जो उसको receive या accrue हुआ है as a result of the transfer of the capital asset as reduced by the expenditure incurred which is wholly and exclusively incurred in connection with such transfer। जो expenditure केवल उस transfer के connection में पूर्णतया और केवल मात्र उसी के लिए किया गया है खर्चा, वो खर्चा माइनस किया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से जो प्राप्त हो रही है या जो अक्रू हो रही है, और जो राशि आएगी वो है नेट कंसिडरेशन। तो अगर समराइज करके इसको समझा जाए तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस है या 1 साल में कोई और रेजिडेंशियल हाउस वो खरीद लेता है या 3 साल में कोई रेजिडेंशियल हाउस बना लेता है ट्रांसफ़र की डेट से, तब उसको, और वो जो रेजिडेंशियल हाउस उसके पास है जो बेच रहा है उसके अलावा, वो रेजिडेंशियल हाउस ऐसा रेजिडेंशियल हाउस है जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्सेबल चार्जेबल होती है। चार्जेबल होने का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई टैक्स दे ही रहा है, वो उस एसेट की प्रकृति ऐसी है जो कि उस हेड में टैक्सेबल होगी। कहने का मतलब कि वो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल हो।
तो ये उन लोगों के लिए डिसइंसेंटिव है, उनके लिए इंसेंटिव है जिनके पास कोई घर नहीं है और एक ही घर है, और उसको अगर वो बेच के और कोई दूसरा घर लेते हैं, तो अगर एक घर है और एक ही घर को बेच के आदमी दूसरा घर लेता है, तो जो भी उसको नेट कंसिडरेशन मिल रहा है, अगर वो उसको नए घर में इन्वेस्ट कर देता है, तब उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। मुख्य बात इसमें निकल के ये आ रही है। और सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि वेयर द एसएससी परचेजेस विद इन द पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट or constructs within the period of 3 years after such date any residential house, the income from which is chargeable under the head income from house property other than the new asset, the amount of capital gain which is arising from the transfer of the original asset which was not charged under section 45 on the basis of the cost of such new asset as provided in clause A or as the case may be clause B of subsection 1 shall be deemed to be income chargeable under the head capital gains relating to the long-term capital assets of the previous year in which such residential house is purchased or constructed। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे एसएससी जो है वो 2 साल के पीरियड में डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद 2 साल के पीरियड में या तो परचेज कर लेता है, एक्चुअली ये यहाँ पे 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर है और यहाँ पर ये 2 साल की बात कर रहे हैं, तो देयर सीम्स टू बी सम एरर आउट हियर। 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस वो परचेज कर ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि जहाँ पे एसएससी ओरिजिनल एसेट के ट्रांसफ़र के डेट से 2 साल के अंतर्गत अगर कोई परचेज कर लेता है कोई रेजिडेंशियल हाउस जो कि वो न्यू एसेट के अलावा, तो उसको डिनाई होना चाहिए एग्जाम्पशन। लेकिन हालांकि जो मेन सेक्शन है उसमें बात जो कही गई है वो ये है कि 1 साल में उसको वो क्रैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ 2 साल की बात की, तो देयर सीम्स टू बी सम एरर हियर, वी विल क्लैरिफाई दिस। तो बट व्हाटएवर इट इज़, अगर वो एसएससी, हम इसको 1 साल मान के चलेंगे कि अगर वो एसएससी ट्रांसफ़र के डेट से 1 साल के अंदर कोई नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेता है या 3 साल में कोई नया रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेता है वो, तो उस केस में जो टैक्स, जो कैपिटल गेन उसका चार्ज नहीं किया गया था सेक्शन 45 में, सब सेक्शन 1A या B के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए, वो कैपिटल गेन अब उसका टैक्सेबल हो जाएगा, अब उसका टैक्स कर लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंशियल हाउस खरीदा गया या कंस्ट्रक्ट कर लिया गया। अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो जब उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तब उस साल में वो कैपिटल गेन्स चार्ज कर लिया जाएगा जो उसको पहले माफ कर दिया गया था। और माफ इसलिए किया गया था, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसके पास वही एक ही घर है और कोई घर है नहीं उसके पास, वही एक घर उसने बेचा और उसको बेचने से 1 साल पहले या उसके 2 साल में उसने कोई नया घर खरीद लिया और इसलिए उसको एग्जम्पशन दिया जा रहा है, या उसने 3 साल में कंस्ट्रक्ट कर लिया तो इसलिए उसको एग्जम्पशन दिया जा रहा था। लेकिन अगर उसके पास एक और घर था उसके अलावा, तब तो उसको एग्जम्पशन के लिए वो एलिजिबल नहीं था। लेकिन अगर उसने फिर भी 1 साल ख़त्म होने के बाद या 1 साल ख़त्म होने के बाद डेट ऑफ ट्रांसफ़र से उसने उसके ख़त्म होने से पहले ही एक और कोई तीसरा घर खरीद लिया, या फिर उसने 3 साल में कोई कंस्ट्रक्ट कर लिया और कोई घर, तब वो जो कैपिटल गेन था, वो जो दिया गया था एग्जम्पशन, उसको वो नहीं मिलेगा, तो उसको वापस लेना है। तो उस कैपिटल गेन के एग्जम्पशन को वापस लेने के लिए वो उस प्रीवियस ईयर में टैक्स कर लिया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में ये जो न्यू एसेट के अलावा जो रेजिडेंशियल हाउस उसने परचेज कर लिया या फिर जिस प्रीवियस ईयर में उसने उसको कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेयर द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज। अब जो नया एसेट खरीदा गया था उसकी बात कर लें। अगर जो नया एसेट उसने खरीदा था वो न्यू एसेट उसने 3 साल के अंदर अगर उसने ट्रांसफ़र कर दिया डेट ऑफ परचेज से,
या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से, जो भी मामला हो, एज द केस में बी, तो जो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो चार्ज नहीं किया गया था, जो अराइज हुआ था, चार्ज नहीं किया गया था सेक्शन 45 में, इस आधार पे, नए एसेट की कॉस्ट के आधार पे नहीं किया गया था, जैसा कि 1A या 1B में प्रोवाइड किया गया है, उसको मान लिया जाएगा उसकी चार्जेबल इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, जिसमें वो नया एसेट वो ट्रांसफर कर देता है। यानी कि 3 साल के अंतर्गत जिस साल में भी उसने ट्रांसफर कर दिया उस नए एसेट को, जो नया रेजिडेंशियल हाउस था, तो पुराना जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन था, उस साल में, जिस साल में वो ट्रांसफर करता है नए एसेट को, उस साल में टैक्स कर लिया जाएगा। अब आते हैं सबसेक्शन 4 पे। The amount of the net consideration which is not appropriated by the assessee towards the purchase of new asset made within 1 year before the date on which the transfer of the original asset took place, or which is not utilized by him for the purchase or construction of the new asset before the date of the furnishing of the return of income under section 139, shall be deposited by him before furnishing such return, and such deposit being made in any case not later than the due date applicable in the case of the assessee for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139 in an account in any such bank or institution as may be specified in and utilized in accordance with any scheme which the central government may by notification in the official gazette frame in this behalf, and such return shall be accompanied by proof of such deposit. And for the purpose of subsection 1, the amount, if any, already utilized by the assessee for the purchase or construction of the new asset, together with the amount so deposited, shall be deemed to be the cost of the new asset. तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि अगर नेट कंसिडरेशन की जो राशि है, जो असेसी ने जो राशि अप्रोप्रिएट नहीं की नए एसेट को परचेज करने में, एक साल जो उसके पास टाइम उसको दिया गया था कि 1 साल में आप नया एसेट खरीद लीजिए, within 1 year from the date on which the transfer of the original asset took place, और इनफैक्ट उसके पास 2 साल का समय रहता है वो नया एसेट परचेज करने के लिए, जैसा कि सबसेक्शन 1 में कहा गया कि 2 years आफ्टर द डेट ऑन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, अगर वो एक और रेजिडेंशियल हाउस क्रय कर लेता है या 3 साल में उसको कंस्ट्रक्ट करा लेता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर उसने डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से 1 साल में उसने अप्रोप्रिएट नहीं किया नए एसेट में उसको, या उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया, या तो परचेज में या कंस्ट्रक्शन में, और रिटर्न की डेट आ गई, यानी रिटर्न के फर्निश करने की जो ड्यू डेट है उससे पहले उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो उसने यूटिलाइज नहीं किया उस राशि को, जो नेट कंसिडरेशन उसको प्राप्त हुआ था, तो अनयूटिलाइज राशि को उसको क्या करना है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है इस बिहाफ पे जो बनाई गई है, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में किया गया है, उसके अंतर्गत वो एक बैंक या इंस्टीट्यूशन में अकाउंट में उसको डिपॉजिट अगर कर देता है, और उसका फिर अप्रोप्रिएशन यानी उसका जो इस्तेमाल है उस स्कीम के अनुसार करता है, तब जो भी राशि उसने डिपॉजिट की है उसके बारे में ये मान लिया जाएगा कि उसने उसको सेक्शन 1 के तहत उसको इन्वेस्ट कर दिया है, और उसको कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी राशि जो उसने डिपॉजिट की है, या फिर उसने जो राशि ऑलरेडी अप्रोप्रिएट कर ली थी नए एसेट में, कुल मिला के जो भी राशि बनती है वो राशि के बारे में मान लिया जाएगा कि उतने राशि उसके नए एसेट की कॉस्ट है, और उस कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट मान के उसको सबसेक्शन 1 के तहत एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर जो अनयूटिलाइज राशि को वो उस बैंक या इंस्टीट्यूशन के खाते में नहीं जमा करता है और अप्रोप्रिएट भी नहीं करता है, तो फिर जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसको उस पर फिर एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, जो अनयूटिलाइज राशि है। और बशर्ते ये कि अगर जो उसने अमाउंट डिपॉजिट किया था वो उस अमाउंट को वो यूटिलाइज नहीं करता है, किसी परचेज उसने डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन उसको परचेज में 2 साल का जो टाइम था, या कंस्ट्रक्शन के लिए जो टाइम था 3 साल का, उसके अंतर्गत वो ना परचेज करता है और ना कंस्ट्रक्ट करता है नया एसेट विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, उस केस में उसको एग्जाम्पशन विड्रॉ उसका होगा। तो करना क्या है फिर,
ए है कि द अमाउंट बाय विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विच इज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट नॉट चार्ज ए और क्लॉज बी exceeds the amount that would not have been so charged had the amount actually utilized by the assessee for the purchase or construction of the new asset within the period specified being the cost of the new asset. So हमको दो राशियां लेनी है और दोनों को आपस में माइनस करना है। पहले वो राशि लेनी है जो ए में लिखी है और ए में से हमको बी वाली राशि को माइनस करना है, और जो माइनस करने के बाद आता है that amount will be charged under section 45 as the income of the previous year, जिसमें वो 3 साल का जो पीरियड है डेट ऑफ ट्रांसफर से फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट वो एक्सपायर हो जाता है 3 साल का पीरियड। तो वो 3 साल का पीरियड जब जिस साल में एक्सपायर हो रहा है उस साल में ये राशि टैक्स होगी। तब सवाल ये उठता है कि उसने एक कुछ राशि यूटिलाइज कर ली मान लीजिए एसेट में, या कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया, और बाकी जो अनयूटिलाइज राशि है उसने बैंक और इंस्टीट्यूशन के खाते में सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत डिपॉजिट कर दिया। तो उसको कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन मिल गया, लेकिन उसको उस राशि को यूज़ करना था 2 साल के अंदर कोई रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए या 3 साल में कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। अब उसने उसको उस काम में इस्तेमाल नहीं किया राशि को। जब उसने इस्तेमाल नहीं किया तो उसका जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ होगा। अब ये एग्जम्पशन को विड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस अमाउंट को चार्ज करना पड़ेगा, उसके बारे में ए है और बी है। ए में से बी माइनस करना पड़ेगा। तो ए जो है वो वाला कैपिटल गेन है जो कि अराइज कर रहा था ओरिजिनल एसेट के ट्रांसफर से, लेकिन उसको टैक्स नहीं किया गया। यानी entire amount of capital gain which arose from the transfer of the original asset but was not charged, उसको टैक्स, उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लिया गया। इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि 1 सबसेक्शन 1 ए और बी के प्रावधानों के मद्देनजर पर टैक्स नहीं लिया गया था। जो भी कुल कैपिटल गेन था उसमें से हमको एक राशि माइनस करनी पड़ेगी। वो जो राशि माइनस करनी पड़ेगी वो क्या है? द अमाउंट दैट वुड नॉट हैव बीन सो चार्ज्ड, जो अमाउंट चार्ज नहीं होता, हैड द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज बाय द असेसी। अगर जो अमाउंट एसएससी ने यूटिलाइज किया था, अगर असेसी यूटिलाइज कर लेता वो अमाउंट को फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एसेट, जो भी टाइम पीरियड उसको दिया गया, स्पेसिफाई किया गया सबसेक्शन 1 में, और अगर वो उसको ठीक से इन्वेस्ट कर देता, यानी उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लेता, जो भी उसने अमाउंट यूटिलाइज, अगर वो उसको यूटिलाइज करना था विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अगर उस अमाउंट को वो यूटिलाइज कर लेता, यानी नेट कंसिडरेशन जो उसको मिल रहा है उस अमाउंट को वो यूटिलाइज कर लेता फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट, तो उस केस में जितना कैपिटल गेन उसको चार्ज नहीं होता, तो जो कैपिटल गेन उसको चार्ज नहीं होता वो कैपिटल गेन माइनस कर दिया जाएगा कुल कैपिटल गेन में से। Had the amount actually utilized by the assessee for the purchase or construction of the new asset within the period specified in subsection 1 been the cost of the new asset, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर जो राशि चार्ज नहीं की गई होती, अगर उसने वो अमाउंट जो यूटिलाइज किया है, had the amount actually utilized by the assessee for the purchase or construction of the new asset within the period specified बीन द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, वही अगर नई न्यू एसेट की कॉस्ट होती, जो उसने जितनी राशि उसने यूटिलाइज की थी वही अगर न्यू एसेट की कॉस्ट होती, यानी कि जितना न्यू एसेट का टोटल कॉस्ट वो उसने एक तरह से जो यूटिलाइज्ड अमाउंट है वो हम इस यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि न्यू एसेट को खरीदने में उसने एक अमाउंट यूटिलाइज कर लिया, और जब उसने यूटिलाइज कर लिया है, अगर वो यूटिलाइज कर लेता और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के बराबर का अमाउंट अगर वो यूटिलाइज कर लेता, तो जितना कैपिटल गेन उसका नहीं चार्ज होता वो कैपिटल गेन हम माइनस कर देंगे कुल कैपिटल गेन में से।
यानी जो बचा रहेगा वो वाला कैपिटल गेन होगा जो चार्ज होता, और उसको हम चार्ज कर लेंगे एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट एक्सपायर्स। जिस साल में ये 3 साल का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो रहा है, जिसमें उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, उस प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स कर लिया जाएगा जब 3 साल का पीरियड ख़त्म हो जाएगा और उसने वो राशि यूटिलाइज नहीं की होगी, क्योंकि वो राशि उसने बैंक या इंस्टीट्यूशन में तो डाली थी और उसके कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन उसने लिया, लेकिन उसके बाद उस राशि को उसको यूज़ करना था फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एसेट, लेकिन उसने उस राशि को यूज़ नहीं किया, और जब उसने राशि को नहीं यूज़ किया तो उसको, या पूरा यूज़ नहीं किया, तो जितना उसने यूज़ किया उतना उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जितना उसने यूज़ नहीं किया उस पर उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो राशि हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, जितना उसने यूटिलाइज कर लिया है तो वो उसको अलाउ कर दिया, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बच गया वो उस पर अब जो है 3 साल खत्म होने पे वो जो वो अमाउंट टैक्स हो जाएगा फाइनली 3 साल के कंप्लीट होने में, जब उसको वो कंस्ट्रक्शन का टाइम भी उसका कंप्लीट हो गया है, परचेज का भी टाइम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि परचेज का टाइम कंप्लीट होने से कंस्ट्रक्शन का टाइम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो भी उसके बाद टाइम है कि बचे हुए 1 साल में वो कंस्ट्रक्ट कर ले गई प्रॉपर्टी। अगर कंस्ट्रक्ट कर लेता तो भी जाएगा बेनिफिट, अगर नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाता है 3 साल में तो 3 साल वेट करने के बाद जब 3 साल पूरे हो जाते हैं और ये पाया जाता है कि उसने नया एसेट को नहीं खरीदा या नहीं कंस्ट्रक्ट किया, तो फिर जो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन उसको मिलना था, जिस हद तक का उसको ज़्यादा मिल गया था, वो यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ राशि उसने यूटिलाइज कर ली है नए एसेट में तो उस राशि तक का तो मिल जाएगा उसको, लेकिन जितना उसने अनयूटिलाइज्ड है वो अमाउंट उसका नहीं मिलेगा। उसके लिए इस तरह से यहाँ पे कंप्यूटेशन किया जा रहा है कि कितना अमाउंट चार्ज किया जाएगा 3 साल के बाद, या 3 साल जब ख़त्म हो जाते हैं जिस साल में, उस साल में कितना अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो निकालने के लिए हम ए में, जिसमें कि पूरा कैपिटल गेन है, उसमें से जो यूटिलाइज अमाउंट का जो कैपिटल गेन है वो हम माइनस कर रहे हैं, तो बचा हुआ अनयूटिलाइज अमाउंट का कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा 3 साल के ख़त्म होने पे। तो with that we come to the end of section 54. और अब आते हैं सेक्शन 54F खत्म हुआ है, वी आर कमिंग टू सेक्शन 54G। Exemption of capital gains on transfer of assets in the case of shifting of industrial undertaking from the urban area। सरकार ये चाहती है कि अर्बन एरिया से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट किया जाए, उसको एनकरेज करना है, तो इसीलिए अगर कोई अंडरटेकिंग शिफ्ट हो रही है अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ जा रही है तो वहाँ पर एक कैपिटल गेंस का एग्जेम्पशन होना चाहिए। उसके लिए 54G प्रावधान प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि where the capital gain arises from the transfer of a capital asset being machinery or plant। कैपिटल एसेट एक मशीनरी या प्लांट है, या बिल्डिंग या लैंड है, या लैंड या बिल्डिंग में कोई राइट है, और ये जो कैपिटल एसेट्स हैं ये यूज़ हो रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, जो सिचुएटेड है एक अर्बन एरिया में, यानी अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का बिजनेस सिचुएटेड है, और उस बिजनेस के पर्पज से उसके पास एक लैंड या बिल्डिंग है, या राइट है लैंड या बिल्डिंग में, या मशीनरी या प्लांट है, और इनमें से किसी भी एसेट का, कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है, और जब ट्रांसफ़र होता है तो कैपिटल गेन अराइज करता है। और उसके बाद आ रहा है कि इफेक्टेड इन द कोर्स ऑफ और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शिफ्टिंग, और ट्रांसफ़र को इफेक्ट किया जा रहा है शिफ्टिंग के कॉन्सिक्वेंस में, शिफ्टिंग के परिणाम था, या शिफ्टिंग के दौरान, शिफ्टिंग के वजह से, इन द कोर्स ऑफ, यानी उस शिफ्टिंग के प्रक्रिया में ये ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल एसेट ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का। हियर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द ओरिजिनल एसेट टू एनी एरिया, जो अर्बन एरिया नहीं है वो वहाँ पर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र हो रही है, और उसके ट्रांसफ़र होने की वजह से वो कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं किसी और को
हस्तांतरित हो रहा है। और एसएससी ने 1 साल के पीरियड में उसके पहले या फिर उस तारीख के बाद जब ट्रांसफ़र हुआ उसके 3 साल के बाद तक जब ट्रांसफ़र हुआ उस ट्रांसफ़र की तारीख से 1 साल पहले या 3 साल के बाद तक अगर एसएससी कोई नई मशीनरी या प्लांट खरीदता है, परचेज करता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बिजनेस के लिए एक ऐसे एरिया में जहां पर वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट हो गई और वहां पर जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के पर्पज से अगर कोई न्यू मशीनरी या प्लांट खरीदता है या फिर कोई बिल्डिंग या लैंड को एक्वायर करता है या उसको कंस्ट्रक्ट करता है अपने बिजनेस के पर्पज से उसी एरिया में, इन द सेड एरिया, सेड एरिया का मतलब है वो एरिया जो कि अर्बन एरिया नहीं है, या उसने शिफ्ट कर दिया है ओरिजिनल एसेट को एंड ट्रांसफर कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग टू सच एरिया, और मतलब 1 साल के पहले या 3 साल के बाद उसने जो ओनर है एसेट का, ये शिफ्टेड द ओरिजिनल एसेट एंड ट्रांसफर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग टू सच एरिया, यानी नॉन अर्बन एरिया, एस्टेब्लिशमेंट को उस अंडरटेकिंग की शिफ्ट कर दिया है उसने, एंड ही हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन सच अदर पर्पस एज मे बी स्पेसिफाइड इन स्कीम फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर उसने कोई ऐसे खर्चे किए हैं जो किसी दूसरे पर्पस के लिए भी किए हैं लेकिन वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी इस बिहाफ पे और उस स्कीम के तहत उसने खर्चे किए हैं जैसा कि उस स्कीम में स्पेसिफाई किया गया था, इस सेक्शन के पर्पस से जो स्कीम बनी है, तब इंस्टेड ऑफ द कैपिटल गेन बीइंग चार्ज टू इनकम टैक्स, तो कैपिटल गेन को चार्ज करने के बजाय जो इनकम है उस प्रीवियस ईयर की जिसमें वो ट्रांसफ़र होता है उसको इस प्रकार से डील किया जाएगा जैसा कि इसके आगे लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर समराइज़ किया जाए इसको, यहाँ तक का जो हमने पढ़ा है उसमें यह है कि कोई मशीनरी प्लांट, बिल्डिंग या लैंड या राइट इन बिल्डिंग लैंड है और ये जो कैपिटल एसेट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बिजनेस में जो कि अर्बन एरिया में सिचुएटेड है, और इन कैपिटल एसेट्स का अगर ट्रांसफ़र इसलिए होता है क्योंकि उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट किया जा रहा है किसी नॉन अर्बन एरिया में, और एसएससी ने अगर 1 साल के पहले या 3 साल के बाद उसने कोई नई मशीनरी खरीद ली थी उसी अंडरटेकिंग के बिज़नेस के लिए नॉन अर्बन एरिया में जहाँ वो शिफ्ट हुई है, या उसने कोई बिल्डिंग या लैंड एक्वायर किया है अपने बिजनेस के लिए उसी एरिया में जो कि नॉन अर्बन एरिया है, या उसने शिफ्ट कर दिया है अपने ओरिजिनल एसेट को, इस्टेब्लिशमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है ऐसे एरिया में, और उसने कोई खर्चे भी किए हैं जो स्पेसिफाइड खर्चे हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो जहाँ ये सारी बातें सच हैं तो कैपिटल गेन को किस प्रकार से डील किया जाएगा, ये यहाँ 1 और 2 में आ रहा है। तो 1 में कहा गया कि इफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू और एनी ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड इन क्लॉजेस A to D, such cost and expenses being hereafter in this section referred to as the new asset। जो भी उसको खर्चा कर रहा है या नए एसेट खरीद रहा है या कोई स्कीम में भी खर्चा कर रहा है वो उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट करने के लिए, वो सारे खर्चे इस प्रकार से लिए जाते हैं कि जितना उसने खर्चा किया, अगर जो भी उसका कैपिटल गेन आया ओरिजिनल एसेट को बेच के, और उस कैपिटल गेन को एक तरह से उसने खर्चे में समाहित कर लिया है, तो फिर वो कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो एक नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहा है अपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को। तो उस केस में वहाँ पर उसको एक एनकरेजमेंट होना चाहिए, और इसलिए जो भी कैपिटल एसेट वो उसने ट्रांसफ़र किया और उस पर जो भी कैपिटल गेन आया, तो सबसे पहले क्या कंप्यूट करना है हमको, कंप्यूटेशन करना है, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करना है। यहाँ नेट कंसिडरेशन वाली बात नहीं आ रही, जहाँ पर नेट कंसिडरेशन है वहाँ नेट कंसिडरेशन, जहाँ कैपिटल गेन है वहाँ कैपिटल गेन। तो इफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज ग्रेटर दैन द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, जो भी उसने इनकर किए थे A से D के अंतर्गत जो लिखे हुए एक्सपेंसेस या कॉस्ट,
और जिनको न्यू एसेट कहेंगे, तो कैपिटल गेन अगर ज़्यादा था और कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कम है, यानी कि पूरे का पूरा कैपिटल गेन उसने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस में या न्यू एसेट में, तो जो डिफरेंस है उस पर टैक्स लगेगा, उस डिफरेंस को टैक्स किया जाएगा एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। जितने कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस उसने बियर कर लिए उस पर नहीं लगेगा टैक्स, एंड फॉर द पर्पज ऑफ उतने कैपिटल गेन पर नहीं लगेगा टैक्स, एंड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू एसेट एनी कैपिटल गेन। और जहाँ पे कंप्यूटेशन की बात आती है कि न्यू एसेट पे कंप्यूट करना, अगर न्यू एसेट बिक रहा है और न्यू एसेट को भी वो एसएससी अगर बेच देता है 3 साल के पीरियड में, उस तारीख से जो उसने उसको परचेज किया था, अगर वो न्यू एसेट को बेच देता है तो न्यू एसेट के ऊपर जो कैपिटल गेन आ रहा है उसके पर्पज से जो जो कॉस्ट ली जाएगी न्यू एसेट की, उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त वो नील ले ली जाएगी। अगर उसने एक्वायर, कंस्ट्रक्ट या ट्रांसफ़र किया है न्यू एसेट को, परचेज किया या एक्वायर किया, कंस्ट्रक्ट किया या ट्रांसफ़र किया विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब जब उसने ओरिजिनल एसेट को परचेज, एक्वायर, कंस्ट्रक्ट या ट्रांसफ़र किया था या किसी से ट्रांसफ़र करवाया था, उस तारीख से वो 3 साल में अगर उस न्यू एसेट को अगर वो बेच देता है, तो एक तरह से ये डिसइंसेंटिव के रूप में न्यू एसेट का जब कैपिटल गेन वर्कआउट किया जाएगा तो उस वक्त कॉस्ट जो है वो नील ले ली जाएगी। और बी में या पार्ट 2 में ये कहा जा रहा है कि यदि कैपिटल गेन का राशि बराबर है या कम है न्यू एसेट के कॉस्ट से, यानी न्यू एसेट में पूरा का पूरा कैपिटल गेन लगा दिया गया है, तो कैपिटल गेन नहीं चार्ज होगा अंडर सेक्शन 45, एंड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू एसेट एनी कैपिटल गेन। और न्यू एसेट अगर बेच दिया जाता है और न्यू एसेट के बिक्री के लिए अगर कैपिटल गेन को वर्कआउट करना है, अगर उस न्यू एसेट को 3 साल में उसके परचेज, एक्वायर, कंस्ट्रक्ट या ट्रांसफ़र होने के 3 साल में उस न्यू एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सो इन दैट केस जो भी कॉस्ट न्यू एसेट की थी दैट विल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन। तो उसमें से हम जो भी कैपिटल गेन यहाँ पे इसके पहले हुआ है उसमें से वो कैपिटल गेन हम रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे हमने कैपिटल गेन पहले तो नहीं चार्ज किया था, तो जो हमने कैपिटल गेन नहीं चार्ज किया था अब हम उसको चार्ज कर ले रहे हैं, क्योंकि हम उसको कॉस्ट में से रिड्यूस कर दे रहे हैं। सो इन अदर वर्ड, जो भी कैपिटल गेन हमने पहले नहीं चार्ज किया था वो यहाँ पर हम उसको चार्ज कर दे रहे हैं। अब एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि पार्ट 2 को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पार्ट 2 में कहा जा रहा है यदि कैपिटल गेन बराबर है या कम है न्यू एसेट के कॉस्ट से। इन अदर वर्ड्स, अगर पूरा का पूरा कैपिटल गेन न्यू एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है तो उस पर कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो जो नया एसेट है जब वो खरीदा गया तो उसकी एक कॉस्ट आई है, तो जो उसकी कॉस्ट आई है उसमें से जो भी कैपिटल गेन पहले नहीं लगा था, जो इसको नहीं टैक्स किया गया था, वो माइनस कर दिया जाएगा। कहीं कि आपने देखा होगा पहले के प्रावधानों में दोनों का डिफरेंस माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ डिफरेंस नहीं माइनस किया जा रहा, वो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो पहले टैक्स कर लिया गया था वही सीधे माइनस कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अर्बन एरिया की डेफिनेशन है वो एक्सप्लेनेशन में दी गई है, और अर्बन एरिया को डिफाइन करते हुए कहा गया कि अर्बन एरिया मीन्स एनी सच एरिया जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स में आता है या जो म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट्स में आता है, और जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट having regard to the population, concentration of industries and need for proper planning of the area and other relevant factors, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन बातों के मद्देनज़र कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर करती है और किसी एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट एक अर्बन एरिया डिक्लेयर कर देती है इस सबसेक्शन के पर्पज़ से, तो वो एरिया भी अर्बन एरिया है। तो अर्बन एरिया वो एरिया या तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसको डिक्लेयर कर रखा हो अर्बन एरिया, कि उनकी लिमिट्स में आता है, या किसी म्यूनसिपैलिटी की लिमिट में आता हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर उसको अर्बन एरिया
इस सेक्शन के पर्पज से घोषित कर दिया हो, जो बाय नोटिफिकेशन नॉर्मली किया जाएगा, तो वो सब एरिया अर्बन एरिया कहलाएंगे। अब ये तो हुआ। अब आगे बात आती है कि सब, जैसे हमने देखा था कि दिस सबसेक्शन 1 वाज सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। तो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 मीन्स कि यहाँ पर सबसेक्शन 2 में वो सिचुएशन दी हुई है जैसे कि दूसरे सेक्शंस में भी यहाँ दिया हुआ था कि अगर जो कैपिटल गेन है वो एसएससी अप्रोप्रिएट नहीं करता टूवर्ड्स कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस जो उसने इनकर किए इन रिलेशन टू और ऑफ द पर्पसेस मेंशन इन क्लॉज ए टू डी, जो ए से डी तक क्लॉज में मेंशन थे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, उसमें अगर वो नहीं अप्रोप्रिएट कर रहा है within 1 year from the date on which the transfer of the original asset took place, और 1 साल में अगर वो उसको इन्वेस्ट नहीं करता, यूज नहीं करता कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस में, या अगले साल में जब रिटर्न फर्निशिंग का टाइम आता है उसके फर्निश करने से पहले भी उसको अगर यूटिलाइज नहीं करता कैपिटल गेन को, तो उसके द्वारा वो राशि डिपॉजिट की जाएगी फर्निश करने से पहले, रिटर्न को फर्निश करने से पहले, by him before furnishing such return, and such deposit being made in any case not later than the due date। और ये जो डिपॉजिट है ये ड्यू डेट जो एप्लीकेबल डेट है, अगर रिटर्न भले ही लेट हो जाए लेकिन ये राशि ड्यू डेट से पहले उसकी जमा हो जानी चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है इस बारे में जो आती है, वो जो नोटिफाइड स्कीम है ऑफिशियल गैजेट में, उसके अंतर्गत वो राशि डिपॉजिट कर दी जाएगी। और उस डिपॉजिट का जो वो डिपॉजिट कहाँ करी जाएगी, किसी भी बैंक या इंस्टीट्यूशन में जो कि उस स्कीम में निर्धारित होगा, और वो डिपॉजिट करके जो प्रूफ है डिपॉजिट का वो रिटर्न के साथ लगाना होगा। और इसके बाद एक बार ये हो जाता है, वो डिपॉजिट कर देता है, तो जो राशि उसने यूटिलाइज कर ली थी और उसमें जोड़ी जाएगी वो राशि जो उसने यूटिलाइज नहीं की थी लेकिन उसने डिपॉजिट कर दी है, और कुल मिला के ये दोनों राशियाँ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बनाएंगी। यानी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इस पर्पस के होता है कि कितनी राशि कैपिटल गेन की उसने नए एसेट में इन्वेस्ट कर दी है, ये निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकाला जाता है सबसेक्शन 1 के तहत। उस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में अनयूटिलाइज राशि अगर डिपॉजिटेड है वो ली जाएगी, प्लस जो यूटिलाइज राशि है वो ली जाएगी, और कुल मिला के इस तरह से कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बनेगा। Provided that if the amount deposited under this subsection is not utilized wholly or partly for all or any of the purposes mentioned in clause A to D, तो अगर वो जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया था, but he was supposed to use that amount towards cost and expenses, उसके पास समय है within the period specified, उसके पास समय कितना है, उसके पास समय है 3 years after the date on which the transfer took place। 3 साल में उसके पास टाइम है इन चारों जगह में से सभी जगह पे या किसी एक जगह पे वो उस राशि को डिपॉजिट कर सकता है जो भी उसके पास कैपिटल गेन आया था। और अगर वो उसको डिपॉजिट नहीं करता कैपिटल गेन की राशि को, यानी उसको यूटिलाइज नहीं करता, अगर उसने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था इस सबसेक्शन में वो यूटिलाइज नहीं किया, जो उसके पहले तो जो यूटिलाइज कर चुका है तो वो तो यूटिलाइज कर चुका है, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है जो उसने डिपॉजिट कर दिया था बैंक के खाते में, अगर वो उसको यूटिलाइज नहीं करता 3 साल के पीरियड में, तो उस केस में जो अमाउंट उसने यूटिलाइज नहीं किया उसको टैक्स कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 45 उस प्रीवियस ईयर के इनकम के रूप में, जिसमें जो 3 साल का पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट वो एक्सपायर हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। एंड एसएससी हकदार हो जाएगा कि वो जो राशि उसने यूटिलाइज नहीं की है उसको 3 साल के बाद विड्रॉ कर ले। विड्रॉ करने के लिए वो पूरा हकदार है और उसमें उसको कोई रोका नहीं जा सकता है, बिकॉज अगर उसने यूटिलाइज नहीं किया तो उसको टैक्स के लिए उसको टैक्स उस पर देना पड़ेगा। जो भी उसको राशि अनयूटिलाइज थी वो पूरी की पूरी राशि ही जो अनयूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज कितनी राशि है, जो कैपिटल गेन में से अनयूटिलाइज राशि है, नेट कंसिडरेशन में से नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखना। जो भी राशि उसको कैपिटल गेन की मिली थी वो कैपिटल गेन उसने जितना नहीं यूटिलाइज किया था और अभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो वो राशि टैक्स कर ली जाएगी 3 साल जब खत्म हो जाएंगे उस प्रीवियस ईयर में। सो विद दैट वी हैव कम टू
end of 54G. And we come to 54GA. But we'll be doing this in our next session that will start tomorrow morning at 10:15. So please join us tomorrow morning for a session. And we come to the end of this session.